मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, पैलाक। एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो पिछले लगातार 2 दिन से पहाड़ों में ज़बरदस्त बारिश थी और बारिश के कारण कुछ पहाड़ी के ऊपरी क्षेत्र में पूर्ण रूप से बर्फबारी भी हुई, जिससे कि अब पहाड़ों में काफ़ी ठंड शुरू हो चुकी है। और आज 2 दिन के बाद बहुत प्यारी सी धूप खिली हुई है। धूप खिलने के बाद जो पहाड़ों का खूबसूरती नज़ारा है, जो देवभूमि उत्तराखंड के भगवान केदारनाथ जी का धाम है, जहां पूर्ण रूप से बर्फ गिरी हुई है, तो वहां का कैसा दृश्य दिख रहा है। तो सबसे पहले आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं पहाड़ों की इस खूबसूरत नज़ारों से। तो अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हो और इतनी खूबसूरत डांडी काठियों का लुत्फ उठाते हुए अन्य तीर्थ स्थलों का दर्शन करना चाहते हो, तो मैं आपको एक और दूसरा रास्ता बता दूं बाबा केदारनाथ जी के धाम जाने के लिए। जिन रास्ते से होकर अनेक दिव्य स्थल मिलते हैं आपको, ये ठीक सामने पे ये रोड दिखाई दे रही है आपको। ये रोड भी बाबा केदारनाथ जी के धाम के लिए जाती है और यहाँ पे के लिए रैडी कहते हैं, जहाँ पे रैडी पे आप भगवान रणजीत महाराज जी के दर्शन कर सकते हो। वहीं से आगे जाकर के आप 3 किलोमीटर आगे पे सिल्ला गाँव है, तो सिल्ला गांव पे साणेश्वर महाराज जी का मंदिर है। साणेश्वर महाराज जी के भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो आपको एक कहानी बता दूं कि जो बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम में शंख क्यों नहीं बजाए जाते हैं, इसका एक मुख्य कारण है कि जो 2 दैत्य थे, तो उन दैत्यों में से साणेश्वर महाराज जी ने एक दैत्य को मारा था और एक दैत्य भाग करके आज भी वहीं नीचे एक गुफा है, वो निकल करके सीधे बद्रीनाथ धाम छुप गया था। जिससे कहते हैं कि जिस दिन बद्रीनाथ धाम में शंख बजेगा, उस दिन वह दैत्य बाहर निकल आएगा। तो अभी तक बद्रीनाथ धाम के दूर दूर तक शंख नहीं मिलते हैं। इसकी वजह वही है कि वहाँ अगर शंख बज जाएगा तो वो दैत्य बाहर निकल आएगा। तो आप साणेश्वर महाराज जी के दर्शन करके आगे बढ़ोगे, तो आगे बढ़ते हुए आप भगवान भोलेनाथ, जहाँ पांडवों के डर से एक रात बासा रहे थे, तो ये है बसु केदार, जिसे बसु केदार के नाम से जाना जाता है। यानी वहाँ पे भगवान भोलेनाथ एक दिन बासा रहे। वहाँ पे भी भगवान केदार का एक दिव्य मंदिर है, जिसके नाम से आज वहाँ बसु केदार है। बसु केदार से आप जैसे आगे पहुँचोगे, सीधे होते हुए ये लाइन चले जाएगी आपकी गुप्त काशी। गुप्त काशी क्यों पड़ा वहाँ का नाम? क्योंकि वहाँ पे भगवान भोलेनाथ अपना एक दिन गुप्तवास किया था और गुप्तवास होने के कारण वहाँ का नाम गुप्त काशी पड़ा। तो आप इस पे सीधे रोड, ये रोड मिलकर जाती है गुप्त काशी, और वहीं से आगे लास्ट रोड पड़ती है, वो है गौरीकुंड, जहाँ माँ गौरी का मंदिर है। गौरी का दर्शन करने के बाद टमेटा पैदल यात्रा करते हुए ऊपर चढ़ाई पर चढ़ करके ये यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर, और पैदल चलते हुए आप सुंदर सी पहाड़ियों का, सुंदर सी झरनों का लुत्फ उठाते हुए पहुँचेंगे बाबा केदारनाथ जी के धाम पे। भले आजकल वहाँ शीतकालीन की वजह से कपाट बंद है, तो इस प्रकार से आप दूसरे रास्ते होकर के इन पहाड़ों की खूबसूरती का लुत्फ भी उठा सकते हैं, कि जहां आप भगवान केदारनाथ तक पहुंच सकते हैं। और ये है मेरे गांव के ठीक सामने पे कार्तिक स्वामी का डांडा, जो कि भगवान कार्तिक स्वामी अपने माता पिता से रुष्ट होकर के आप पहुँचे इस क्रौंच पर्वत पे। ठीक इसके पीछे क्रौंच पर्वत है और वहाँ क्रौंच पर्वत पे आप बसे, जो कि ये पूरे भारत में एकमात्र मंदिर और एक दक्षिण भारत में है। तो 2 ही मंदिर हैं, जो दक्षिण भारत में और एक हमारे इधर है उत्तर भारत में, भगवान कार्तिक स्वामी का। तो यहाँ आप केदारनाथ के दर्शन के बाद आप क्रौंच पर्वत पे भगवान कार्तिक स्वामी के भी दर्शन कर सकते हैं। तो सुबह सुबह का नज़ारा है, देखिए जाक में सुबह सुबह कितनी भीड़ रहती है हमारे जाक में। तो आदि भी आ गए स्कूल के लिए। आदि स्कूल जानो, तो स्कूल जानो, स्कूल जानो है, चल। और जाक का फील्ड देखे कितनी रौनक रहती है सुबह सुबह को। और यहाँ पे गाड़ी तैयार हो चुकी है मार्केट जाने के लिए। आज तो बहुत भीड़ है मार्केट जाने वालों की। और ठीक सामने पे देखिए आज कितना सुंदर सा दृश्य हो रखा है। ये नहीं ले आना है?
अब बताता हूँ मैं आपको चाय का आनंद। देखिए सारे समीर, मैं और सचिन, और चाय का रंग देखिए कितना प्यारा रंग है। वाह देखो लाल वाला मस्त है। और हाथ उससे भी खतरनाक। ये है पहाड़ की चाय का आनंद। देखिए सारा आनंद ले रहे हैं चाय का। अरे वाह, तो सारे पीने बैठ गए चाय और आनंद ले रहे हैं चाय का। धनी कैसी हो रही है चाय? नहीं यार, मैंने बनाई है, मजा आ रही है। बस कैसी हो रही चाय? मस्त हो रही है। चाय मांगा था हमने, चाय पत्ती थोड़ी मांगा था। अरे दोस्तों, समय के चलते ही आपको मैं बता दूं कि किसी चीज़ की कद्र करना सीखो। आज मुझे एहसास हो गया कि अगर किसी की कद्र न करते हो तो वो बता देता है कि समय कैसा है। तो जब तक मेरे पास ये फ़ोन था तब तक मैंने इस फ़ोन की कद्र नहीं की, और आज इस फ़ोन ने मुझे 3 बार वार्निंग दे दी थी कि मैं इसकी कद्र कर ले, मेरी कद्र कर ले, लेकिन मैंने इसकी कद्र करना नहीं सीखा। जब पहली बार आया था तो पहले ही मेरे हाथ से छूट चुका था ये, और थोड़ा हल्का सा यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे टूटा था। उसके बाद फिर ये दोबारा इसने मेरे हाथ से टूटा, तो फिर भी इसने मुझे चेतावनी दे दी थी कि अभी भी तू संभल जा संभल जा। तो यहाँ पे एक लाइन पड़ी थी, इसने तब भी मुझे ब्लॉगिंग के लिए साथ निभाया था। तीसरी बार जब मैंने इसको ऐसे हल्के, आज इसने बता दिया कि मेरी अहमियत क्या है। तो सीधे जब ये चौक में गिरा और उसके बाद ये देख सकते हैं ये इस प्रकार से टूट चुका है। और अब चल रहा मुझे पता कि किसी चीज़ की कद्र क्या होती है। उस चीज़ की कद्र तब होती है जब कोई आपसे दूर चले जाए या आपको त्याग दे, तो उसके बाद चलता है पता कि किसी चीज़ की कद्र क्या होती है। तो ऐसे ही इस फ़ोन ने मुझे बता दिया कि अगर तूने समय चलते ही मेरी कद्र कर लेता तो आज तू मुझसे ऐसा दूर नहीं होता और ऐसा तड़पता नहीं जैसा अब तड़प रहा हूँ। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ की कद्र करना सीख लो, चाहे इंसान हो, जानवर हो, या आपके पास कोई प्रिय चीज़ हो। तो समय के चलते ही उसके साथ उसकी कद्र करो, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा और मेरी तरह आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि अब मैं कैसे आप तक ब्लॉगिंग करूं और कैसे आप तक ब्लॉग पहुंचाऊं। ये देखिए पूर्ण रूप से टूट चुका है। और कल जाऊंगा मैं रुद्रप्रयाग। अगर मिल जाएगा रुद्रप्रयाग तो स्क्रीन लगाऊंगा, अन्यथा आपको मेरे ब्लॉग को देखने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये जो फ़ोन ला रहा का मैं जिससे वीडियो बना रहा हूँ, ये हमारे कोई प्रिय मित्र हैं। उन्हीं मित्र से मैंने हाथ जोड़ करके ये फ़ोन मांगा और उन्होंने मुझे दे दिया है। तो तब जा करके मैं इसको एडिंग कर रहा हूँ। ऐसा लगा आपको हमारा आज का यह ब्लॉग? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।